पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और हमने वहां पर देखा था कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रिएक्शंस के बारे में, जहां पर हम लोग सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा हैलोजिनेशन। जहां हम लोग सबसे पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो देखो कैसे होगी हैलोजिनेशन। सपोज दैट मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, मैं उसकी रिएक्शन कर रहा हूं Cl2 के साथ in the presence of Lewis acid. Suppose that मैं यहाँ पे FeCl3 ले रहा हूँ, तो FeCl3 also Lewis acid। कैसे पहचानोगे Lewis acid क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो क्या होते हैं, वो Lewis acid होते हैं। तो देखो ये भी क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है FeCl3 का, दैट मींस इट इज अ Lewis acid। अब Lewis acid क्या करेगा, एक क्लोरीन को ले लेगा और यहां पर जोड़ देगा दूसरे क्लोरीन को बेंजीन रिंग पर। देखो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था वैसे ही सेम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी बेंजीन रिंग जो है वो रिएक्ट करेगी Cl2 के साथ। तो देखो एक Cl पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो AlCl3 या FeCl3 है FeCl3, अब FeCl3 लुईस एसिड है। लुईस एसिड जो होते हैं वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की तरह बिहेव करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेंगे, Cl नेगेटिव को अपने साथ ऐड कर लेंगे और क्या बना देंगे, फॉर्म कर देंगे FeCl4 नेगेटिव, फॉर्म कर देंगे FeCl4 नेगेटिव। अब क्लोरीन पॉजिटिव है, देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, तो क्लोरीन पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, इधर नेगेटिव पे अटैक करेगा। और देखो आपका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा बेटा, पॉजिटिव Cl डबल बॉन्ड और H। अब क्या होगा, FeCl3 नेगेटिव जो FeCl4 नेगेटिव जो है वो लेस स्टेबल होगा, तो क्या करेगा, वापस Cl नेगेटिव को रिलीज कर देगा और Cl नेगेटिव हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और आपका फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, Cl प्लस HCl। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देखो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बना है और देखो मैकेनिज्म से भी क्या हुआ है, सेम वैसा का वैसे ही फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती है, देखो ध्यान से। सपोज दैट मैं 6 मोल Cl2 को यूज करता हूं, सपोज दैट मैं 6 मोल Cl2 को यूज करता इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 यानी लुईस एसिड। जरूरी नहीं है कि लुईस एसिड FeCl3 हो, FeCl2 भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है और भी काफी अदर लुईस एसिड हो सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जब 1 मोल क्लोरीन को मैंने लिया था तो एक क्लोरीन जुड़ रहा था, 6 मोल क्लोरीन को लूंगा तो भी क्लोरीन कितने जुड़ेंगे, अगर 6 मोल क्लोरीन को लूंगा तो क्लोरीन भी जुड़ेंगे 6, Cl 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 और Cl। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड इज नोन एज हेक्साक्लोरोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज हेक्साक्लोरोबेंजीन। दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, है ना, यानी C6Cl6 C6Cl6। दिस इज द कंपाउंड हेक्साक्लोरोबेंजीन। देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सेम देखो जब हम लोगों ने एक बार पहले भी एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था जहां मैंने बेंजीन ली थी और वहां पे मैंने 6 मोल Cl2 के लिए थे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, याद होगा आपको, और आपका कंपाउंड बन रहा था Cl 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 और Cl, और हम इसको बोल रहे थे बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड, और हम इसको क्या बोल रहे थे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। और मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में ये बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसका नाम दिया हुआ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जबकि इसको क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो आपको याद रखना है हेक्साक्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में क्या होता है, FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो आपको एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो इन दोनों टर्म्स को आपको याद रखना है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, यहीं से मैं क्वेश्चन परफॉर्म कर रहा हूं, जरा देखो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, सपोज दैट मैंने आपको एक कंपाउंड दिया बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, दिस इज नोन एज टोल्यूइन। अब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देन अगेन मैं रिएक्शन कर रहा हूं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड द थर्ड मैं रिएक्शन करा रहा हूं इसकी NBS के साथ, NBS इज N-ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो देखो जब FeCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है तो Cl कहां पे जुड़ेगा, CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जरा मुझे बताओ क्लोरीन कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखो CH3Cl प्लस CH3Cl, ये क्या बना आपका कंपाउंड, दिस इज पैराक्लोरोटोल्यूइन, दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। जो पैराक्लोरोटोल्यूइन है ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, और ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन जो है वो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट है। तो एक मेजर है और माइनर। ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल है। तो इन जनरल जो भी मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो हमेशा मेजर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जबकि अनसिमेट्रिकल है। आप इसको अगर फिक्स करो तो आप प्रॉपर इसको फिक्स कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं कर सकते। देन सेकंड, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu क्या होता है, यहां पर आपने देखा था आपकी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां आपकी रिएक्शन होती थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जरा देखो H nu जो है वो बेंजीन रिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, एल्केन को, क्योंकि इन जनरल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एल्केन की, नॉट एरोमेटिक रिंग। देन थर्ड, जब मैं NBS को यूज करता हूं N-ब्रोमोसक्सेनामाइड को, तब भी क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी, और ये भी किसके साथ होती है, बेंजाइलिक कार्बन के साथ। याद है ना NBS क्या था, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, किसके साथ रिएक्शन होती थी, या तो बेंजाइलिक कार्बन के साथ या एलाइलिक कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती थी। तो यहाँ पर ये कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, फिर से CH2Br, क्योंकि NBS में ब्रोमीन होता है। और ये भी एक एग्जांपल है किसका, FrSr का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा ये भी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार एम्स में भी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे परफॉर्म करें। आगे बढ़ते हैं। देखो टोल्यूइन के साथ मैंने रिएक्शन पढ़ ली है, अब नेक्स्ट मैं रिएक्शन पढ़ रहा हूं फिनॉल के साथ। देखो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लाइक फिनॉल हो गया, टोल्यूइन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, हर एक चैप्टर वाइज इनकी रिएक्शन दी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक के अंदर ही इनकी सारी रिएक्शन पढ़ लेंगे, ताकि हमें अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रिएक्शंस ना पढ़नी पड़े। तो सारी रिएक्शन हम यहीं कवर अप कर लेंगे। तो सेकंड है मेरा, यहाँ पे देखो बी पार्ट, ए पार्ट था मेरा टोल्यूइन का, बी पार्ट है मेरा फिनॉल का। तो देखो बेटा जब भी मैं फिनॉल की रिएक्शन कराऊंगा, मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहाँ पे Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूं Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो दोनों कंडीशन में दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास, दोनों कंडीशन में दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक बार प्रोडक्ट बन रहा है ये और ये, यानी OH ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, OH ग्रुप इज ऑर्थोपैरा, तो ब्रोमीन या तो पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे लगेगा।
लेकिन अगर ब्रोमीन H2O के साथ है तो आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, तो आपका कंपाउंड होगा OH Br Br और Br, और इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, जो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, और कैसे होगा, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ फिनॉल, और इसको कहां यूज करते हैं, फिनॉल के टेस्ट में यूज करते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ Br2 सिर्फ मीडियम चेंज करने से दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो CCl4 जो है ये नॉन पोलर है, तो मैंने क्या किया, नॉन पोलर मीडियम को यूज किया। नॉन पोलर मीडियम की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो गई, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यहां पर नॉन पोलर मीडियम की वजह से Br2 की रिएक्टिविटी कम हो गई, क्यों, अगर ये नॉन पोलर है तो Br2 में पोलैरिटी जनरेट नहीं करा पा रहा है इजीली, और Br2 में अगर ज्यादा पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी तो वो सिंपली ब्रेक होके ऑर्थो या पैरा पे लगेगा। लेकिन यहां पर क्या है, पोलर मीडियम इज यूज्ड, पोलर मीडियम इज यूज्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो आपको याद रखना है कि एग्जामिनर ने आपको जब भी ब्रोमीनेशन या हैलोजिनेशन कराना है फिनॉल के साथ, आपको कौन सा मीडियम दिया है, नॉन पोलर मीडियम दिया है या पोलर मीडियम दिया है, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आपको एक बात और बताता हूं, हम लोग बोलते हैं कि सर रिएक्टिविटी इसमें और कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन और देखता हूं। देखो जो आपका फिनॉल था, है ना, यहां मैं लिख रहा हूं इन पोलर मीडियम, इन पोलर मीडियम, पोलर मीडियम में देखो क्या होगा, पोलर मीडियम में जो आपका फिनॉल है, पोलर मीडियम में जो आपका फिनॉल है बेटा OH, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन को ले जाएगा, और देखो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा यहां पर O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन का, वो फॉर्मेशन करेगा किसकी, फिनॉक्साइड आयन का, साथ में H3O पॉजिटिव आयन का। अब देखो ध्यान से, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव, फिनॉक्साइड आयन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट बात करूं, तो विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट जो हमारा फिनॉल है, नॉन पोलर मीडियम में फिनॉल पर कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही, फिनॉल फिनॉल ही है, लेकिन पोलर मीडियम में क्या हो रहा है, फिनॉल कन्वर्ट हो जा रहा है फिनॉक्साइड आयन में, एंड फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, ड्यू टू व्हिच in presence of phenoxide ion the reactivity is increases, फिनॉक्साइड आयन की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और देखो कंपाउंड क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जबकि यहाँ पर नॉन पोलर मीडियम में कोई भी रिएक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी, कांस्टेंट की कांस्टेंट थी, तो आपको क्या कंपाउंड मिला, आपको मिला पैरा ब्रोमोफिनॉल एंड ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, तो ऐसा क्यों होता है ये भी हमें क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये तो था बी पार्ट फिनॉल का केस, ये तो था बी पार्ट फिनॉल का केस। अब मैं ले रहा हूं एनालीन का केस। अब हम लोग बात करते हैं एनालीन का केस। तो C इज एनालीन, है ना, B इज फिनॉल, C इज एनालीन। तो एक बात याद रखनी है मुझे, एनालीन इज more reactive than phenol। एनालीन क्या होती है, फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि देखो एनालीन के पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जबकि फिनॉल में ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो लोन पेयर को इतना इजीली डोनेट नहीं करता, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। तो जब भी मैं NH2 की रिएक्शन कराऊंगा लाइक Br2 से,
तो देखो दो कंडीशन होंगी। नॉर्मली अगर मैं Br2 से रिएक्शन कराऊंगा उसकी, चाहे मैं मीडियम कोई सा भी रखूं, पोलर मीडियम रखूं या नॉन पोलर मीडियम, सपोज दैट मैंने नॉन पोलर मीडियम रख लिया, तब भी मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो NH2 Br Br एंड Br, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, और इसको भी मैं यूज करूंगा किसके लिए, टेस्ट फॉर एनिलीन के लिए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्रोमिनेशन। तो ये डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, यानी मैं मीडियम पोलर मीडियम यूज करूं या नॉन पोलर मीडियम यूज करूं, आपके साथ इसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो ऑर्थोब्रोमो एनिलीन चाहिए या पैराब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो सर उनको सेपरेटली मैं कैसे फॉर्म करूंगा, तो उनको सेपरेटली फॉर्म करने के लिए मैं यूज करूंगा इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन का। उसको के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन का। तो इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन का, ठीक है। और इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन टेक्स प्लेस। हमें एनिलीन का एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा सबसे पहले। अब एनिलीन का एसिटाइलेशन कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा एसिटाइल ग्रुप्स को। एसिटाइल ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, मेनली जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वही क्या होते हैं, एसिटाइल ग्रुप्स होते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिडिल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, या CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 एस्टर, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड, दिस इज एसाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, बोथ आर सेम, दिस इज एस्टर, दिस इज एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड। लेकिन हम अमाइड को यूज नहीं करते एसिटाइलेशन में, बिकॉज NH2 ग्रुप इज बैड लिविंग ग्रुप। NH2 ग्रुप क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग अमाइड को यूज नहीं करते। क्यों होता है आगे जाके वो भी बता दूंगा। पहले हम लोग एसिटाइलेशन करा के देखते हैं कि कैसे एसिटाइलेशन कराएंगे और एसिटाइलेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम एसिटाइलेशन करा रहे हैं, हम कैसे एसिटाइलेशन कराएंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे एनिलीन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, किसी भी एसाइल ग्रुप के साथ करा दो, मैंने इसके साथ करा दिया। अब क्या होगा, देखो NH2 के पास लोन पेयर है, जब NH2 के पास लोन पेयर है तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव, और NH2 ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर, और आपका कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन होगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन नेगेटिव है वो यहाँ से इसका हाइड्रोजन ले जाएगा, और फॉर्मेशन हुआ NHC डबल बॉन्ड O CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस HCl। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एनिलीन में, और इस कंपाउंड में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वो रिजोनेंस में कंप्लीट पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो यहाँ पर रिंग के साथ तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही रहा है, लेकिन साथ में इस तरफ भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब NH2 के पास जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर लोन पेयर्स आर मोर अवेलेबल, whereas यहाँ पे लोन पेयर्स आर लेस अवेलेबल, यहाँ पर कम अवेलेबल है और यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है। अब क्या कर सकते हो, अब आप इस कंपाउंड का
नॉर्मल ब्रोमिनेशन कर सकते हो, NHC डबल बॉन्ड O CH3। अब जब आप इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन या तो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे या अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, और आपका क्या कंपाउंड बनेगा, देखो NHC डबल बॉन्ड O CH3 Br प्लस NH C डबल बॉन्ड O CH3 और Br। अब आपको ये कंपाउंड नहीं चाहिए, आपको तो पैरा ब्रोमोएनिलीन और ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन चाहिए, तो यहां पर आप क्या करा दो, इनका करा दो हाइड्रोलिसिस, इनका करा देते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देखो H और OH ब्रेक होगा और कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ आपका कंपाउंड बनेगा NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और OH जो साइड प्रोडक्ट है, और साथ में NH2 प्लस CH3 COOH। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, H और OH, NH के पास H आएगा और C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा NH2Br। इस तरह से क्या होगा, आपका एसिटाइलेशन होगा। तो आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन की हेल्प से ही आप ऑर्थो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराई तो क्या होगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जरा इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक दो क्वेश्चन और परफॉर्म करते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं मेरा कंपाउंड, क्वेश्चन है अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का हेलोजिनेशन कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या नॉर्मली Br2 के साथ, तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ब्रोमीन कहां पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका NO2 और Br, सिर्फ यही अकेला प्रोडक्ट बनेगा। सेम अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं, सपोज दैट मैंने लिया COOH और फिर से मैंने उसका ब्रोमिनेशन कराया, तो वो कहां पे जुड़ेगा, COOH इज आल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो अब की बार भी क्या होगा, प्रोडक्ट बेटा सेम ही बनेगा NO2 और Br। तो हेलोजिनेशन हमारा हो चुका है। अब सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन में मैं किसको यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और किसको यूज कर सकता हूं मैं, और यूज कर सकता हूं फ्यूमिंग HNO3 को। फ्यूमिंग HNO3 इज HNO3 प्लस NO2। HNO3 कौन सा, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस NO2। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 इज नोन एज नाइट्रेटिंग mixture। Concentrated HNO3 plus H2SO4 is nitrating mixture and fuming HNO3 is concentrated HNO3 plus NO2. This is more reactive. Fuming HNO3 more reactive होती है as compared to nitrating mixture, इसलिए हम लोग fuming HNO3 को ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो मैकेनिज्म क्या होगा, आपकी जो बेंजीन रिंग है जब उसकी आप रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपका कंपाउंड बनेगा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ये आपके कंपाउंड का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। देखो कैसे होगा मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे होगा मैकेनिज्म देखते हैं। दोबारा से इसको ऊपर लिख रहा हूं और हम लोग दोबारा से मैकेनिज्म देखते हैं। मेरा एग्जांपल था, मैंने बेंजीन रिंग ली है और बेंजीन रिंग की रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो देखो मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
सबसे पहले मैं HNO3 को यूज कर रहा हूं, तो HNO3 को OH और NO2 लिख सकता हूं। H2SO4 को क्या लिख सकता हूं, HHSO4 नेगेटिव लिख सकता हूं। आपको क्या याद रखना है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये दोनों एसिड है, लेकिन नाइट्रेशन के टाइम पे इनमें से कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और कौन लुईस बेस की तरह। तो HNO3 यूज बिहेव करेगा किसकी तरह, लुईस बेस की तरह, और H2SO4 किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। और अगर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और स्ट्रक्चर क्या बना देगा, NO2OH और H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब फर्दर क्या होगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस ले लेगा और क्या बनाएगा, NO2 पॉजिटिव आयन। और देखो साथ में और क्या बन रहा है, और बन रहा है HSO4 नेगेटिव आयन। तो आपके पास क्या बना है, NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब देखो रिएक्शन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, कौन है इलेक्ट्रॉन लविंग, NO2। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब कंडीशन जनरेट होगी, देखो बेंजीन रिंग के पास NO2 पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और स्ट्रक्चर क्या बना, पॉजिटिव और NO2 और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, HSO4 नेगेटिव के पास जाएगा और दोबारा से H2SO4 बन गया और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के बाद आपको क्या कंपाउंड मिला, आपको बेटा कंपाउंड मिला नाइट्रोबेंजीन। तो देखो बहुत आसान है, आप नॉर्मली इसको करवा सकते हो। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पर। फिर से मैं सबसे पहले ले रहा हूँ टॉल्विन, फिर से मैं सबसे पहले ले रहा हूँ टॉल्विन को। तो देखो सबसे पहले जब मैं टॉल्विन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यानी ए ले रहा हूं मैं टॉल्विन, तो जब मैं टॉल्विन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3NO2 प्लस CH3NO2, यानी पैरा नाइट्रो टॉल्विन या फिर ऑर्थो नाइट्रो टॉल्विन, आपके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बी मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, फिनॉल के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में, फिनॉल। तो आपको पता है फिनॉल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू टॉल्विन। तो फिनॉल के लिए डाइल्यूट HNO3 ही काफी होता है रिएक्शन कराने के लिए, और अगर आपने डाइल्यूट HNO3 को यूज किया तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, एक ये कंपाउंड बनेगा और साथ में कौन सा कंपाउंड बनेगा, OH और NO2। अब बात होगी कि इनमें मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। तो इन जनरल मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा, लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है ऑर्थो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गया और ये मेजर बन गया। ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तो इंट्रा हो रही थी, लेकिन यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसे, एक फिनॉल ले रहा, सपोज दैट
एक और नाइट्रोफिनॉल मैं बना रहा हूं, जहां NO2 मैंने बनाया और यहाँ पे OH बनाया। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो है एक बल्क प्रॉपर्टी है, बल्क फिनोमिना है, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स के ऊपर। जबकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है किसकी वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आया तो इसको टिक मत करके आना, इसको टिक करना, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज कर लूं, या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करूं, तो आपका कंपाउंड बनेगा OH246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो इसका मतलब जब मेरे को फिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल चाहिए तो मैं नॉर्मली डाइल्यूट HNO3 को यूज कर लेता हूं, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइल्यूट HNO3 इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो नाइट्रेशन भी क्या होगी, लेस नाइट्रेशन। ये लेस रिएक्टिव है तो नाइट्रेशन भी क्या होगी बेटा, लेस नाइट्रेशन होगी। जरा इसको नोट करो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो देखो हमने टॉल्यूइन के साथ देख लिया, हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन देख ली नाइट्रेशन की। अब मैं नाइट्रेशन कर रहा हूं किसकी, सी एनिलीन की। तो देखो अब हम लोग सी बात कर रहे हैं क्या, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो जब मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करूंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करूंगा कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, मेरे पास तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला होगा पैरानाइट्रोएनिलीन, देन होगा मेरे पास मेटानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन, एंड थर्ड वन मेरे पास होगा NH2 और NO2 ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। दिस इज पैरानाइट्रोएनिलीन, दिस इज मेटानाइट्रोएनिलीन, and this is orthonitроएनिलीन। यहां पर जब ये रिएक्शन होती है तो मेरे पास पैरानाइट्रोएनिलीन बनता है 51%, मेटानाइट्रोएनिलीन बनता है 47%, जबकि ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन बनता है बस 2%। तो जब भी ये रिएक्शन होगी तो किस तरह से होगा, इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो चलो ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे पता है NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और अगर सर NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो क्या करेगा वो, या तो ऑर्थो पे NO2 लगाएगा या पैरा पे। तो ऑर्थो ज्यादा बनना था या पैरा ज्यादा बनना था, लेकिन सर मेटा ज्यादा क्यों बन गया, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो क्या करता है, उसके H पॉजिटिव आयन को अपने पास अट्रैक्ट करता है और वो फॉर्मेशन कर देता है NH3 पॉजिटिव का, जो क्या है एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन, जो क्या है एनिलीनियम आयन है। अब जो एनिलीनियम आयन है इसमें NH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा ऑर्थो पैरा से, और अब जो आपका NO2 था पॉजिटिव वो कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, और इसी की वजह से आपका बनता है मेटानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन। तो मेटानाइट्रोएनिलीन किस वजह से बन रहा है,
एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब एसिडिक मीडियम है तो कुछ पॉजिटिव आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा? NH2 एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो भी एक बेसिक पार्ट है ना, तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे रिएक्ट करा करके एनिलीनियम आयन बना दिया है। ठीक है, एनिलीन का आयन है तो पॉजिटिव आ गया, पीछे IUM लग गया, तो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, माइनस हो जाएगा और H पॉजिटिव का, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ अगर आपको बोला कि सर, अगर आपने बोला कि सर मुझे तो पैरा नाइट्रोएनिलीन चाहिए सिर्फ या ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन चाहिए, तो जब आप पैरा या ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन बनाओगे तो आप क्या करोगे? फिर से आप क्या करा दोगे? एसिटाइलेशन करा दोगे। तो देखो मैं अगेन आपको एसिटाइलेशन करा के बता रहा हूं फिर से, और फिर बताऊंगा एक और चीज। देखो मैं क्या कर रहा हूं? एसिटाइलेशन करा रहा हूं, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। तो याद रखो एनिलीन के लिए हम हमेशा एसिटाइलेशन कराएंगे। तो सपोज दैट दिस इज एनिलीन NH2, इससे रिएक्ट कर रहा हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का, तो HCl के साथ हो गया, माइनस हो गया HCl, और कंपाउंड क्या बन गया? NH C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से देखो अब लेस लोन पेयर अवेलेबल है, तो अब क्या होगा? अब आपका NO2 पॉजिटिव अटैक कर सकता है ऑर्थो या पैरा पे, तो हम अटैक करेंगे पैरा पर, और जैसे ही मैंने पैरा पे अटैक कराया मेरा स्ट्रक्चर क्या बना? NHC डबल बॉन्ड O CH3 और NO2। और अगर मैं अटैक कराऊंगा किसके ऊपर? अगर मैं अटैक कराऊंगा ऑर्थो के ऊपर, तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा? NHC डबल बॉन्ड O CH3 और NO2। जरा मुझे बताओ इन दोनों में से, देखो अभी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बना है, लेकिन इन दोनों में से मेजर कौन होगा? यहाँ पर देखो कितना बड़ा ग्रुप है, तो क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से NO2 यहाँ के लग नहीं पाएगा, बहुत कम लग पाएगा। क्यों? जब NO2 यहाँ पर आएगा तो ये पूरे इस एरिया को कवर कर रखा है इस बड़े ग्रुप ने, बल्कि ग्रुप ने, और इस पूरे एरिया को कवर करने की वजह से NO2 यहाँ की जगह ज्यादा से ज्यादा अटैक करेगा, कहाँ पर? पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से मेरा पैरा प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। और एज कंपेयर टू पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या बनेगा? बहुत ही कम बनेगा। तो इन दोनों को फिर आप क्या करोगे? इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा? NH2 और NO2। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो इसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा? NH2 और NO2, जिसमें ये क्या होगा? मेजर होगा और काफी ज्यादा अमाउंट में होगा, जबकि ये माइनर होगा और इसका अमाउंट भी क्या होगा? काफी ज्यादा कम। देखा था ना 2% होगा। तो इस तरह से क्या हुआ? आपका एनिलीन की रिएक्शन भी यहाँ पर हो गई है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बताओ यहाँ पर क्या होगा? NO2 और कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, तो दूसरा NO2 भी कहां पे आके जुड़ जाएगा? मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा क्या? और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपका इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम अगर मैं आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दे दूं जहां मैं यूज करूं बेंजोइक एसिड, और फिर से मैं आपको दे देता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अब देखो जो COOH ग्रुप है वो भी क्या है? वो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो अब की बार भी क्या होगा? NO2 आगे जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे, है ना? इसी तरह क्या होंगी? रिएक्शन होंगी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मेन पढ़ा हेलोजिनेशन पढ़ लिया और नाइट्रेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और उसी के साथ हमारे ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हो जाएगी हमारी खत्म।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जितना कराया आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसके क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।